तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे बाय डे क्लासेस। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। जीवन की मौलिक इकाई के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबको जैसा कि पता ही है कि हमने कल या परसों कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, थोड़ा मुझे काम था तो माफ़ करना। और हमें पढ़ना है ये, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया था कि कोशिका किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो हमने 3 चीज़ उसमें पढ़ी थी। पहला प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली, है ना। और इसके साथ एक होती है कोशिका भित्ति, है ना। इसी के पास में होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होती जो है वह होती है सेलुलोज की बनी हुई, और वह केवल पाई जाती है पादप कोशिका में, पेड़ पौधों की कोशिका में, है ना। प्लांट सेल में पाई जाती है ना। क्या होती है वो? कोशिका भित्ति होती है। कभी कभी पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है, ठीक है। तो वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। अभी के लिए आप जान लो कि प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली एक है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और वह केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, है ना। फिर दूसरा चीज होता है केंद्रक, न्यूक्लियस, और तीसरा होता है कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं कोशिकांग। हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम अभी के लिए देखते हैं कि जैसे ये हमारी एक सेल है ना। आप लोगों को विजिबल हो गई हमारे ख्याल से, ठीक है। आगे की जो ये है ना, ये चीजें आपको जो दिख रही हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों जो होती हैं, ये एक होती है कोशिका भित्ति और एक होती है कोशिका झिल्ली। ये प्लांट सेल है, याद रखना, ठीक है। ये कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली हो गई। ये देखिए, ये जो है, ये वाला पार्ट जो है वह न्यूक्लियस है। यहां पर देखिए न्यूक्लियस लिखा भी गया है ना। ये केंद्रक है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य ये जितने भी सारे स्थान इसके केंद्रक को छोड़ के होते हैं, उनमें सब में भरा होता है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। ठीक है। आपको कभी कभी सुनने को आएगा आगे जब पढ़ोगे तो जीव द्रव्य, ठीक है। इस शब्द का नाम आएगा तो आप समझ लेना कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, और ये जो केंद्रक द्रव्य होगा, इन दोनों का मेल जो जीव द्रव्य होता है वह कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य का, और ये है केंद्रक द्रव्य, और इसी के साथ होता है केंद्रक द्रव्य, ठीक है। जब यह दोनों मिल जाते हैं तब हम इसे बोलते हैं जीव द्रव्य, ठीक है। इसकी अंग्रेजी होती है न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। हम चलते हैं सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ने, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जो बोलना है सब कुछ इसी के नाम है। आप कोई भी नाम लेकर बोला सकते हो इसे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है ना। जैसा कि हम थोड़ा सा पीछे चल के देख लेते हैं। ये रही हमारी कोशिका, ये जो है ऐसे ही जैसे इसकी स्ट्रक्चर है, यहां से मान लो यहां पे गई, फिर उसके बाद ठीक है, तो ये आके ऐसे कहीं जुड़ेगी, ये हो गई दूसरी सेल, ठीक है। ऐसे ये होगी एक दूसरी सेल,
बात समझ में आई आपको? तो ये जो कोशिका भित्ति होती है या फिर ये जो कोशिका झिल्ली होती है, यह दो कोशिकाओं को अलग करती है। बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। यह दो कोशिकाओं को क्या करती है? अलग करती है। ठीक है। यह जंतु तथा पादप कोशिका, यह जंतु तथा पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली हमने अभी बताया कि कोशिका झिल्ली दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है, प्लाज्मा की बनी हुई होती है, वह केवल पादप में पाई जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप कोशिकाओं में दोनों में पाई जाती है ना। आगे है क्या? कोशिका भित्ति प्रोटीन व लिपिड से बनी हुई होती है। क्या किससे बनी? प्रोटीन व लिपिड से बनी हुई। आप प्रोटीन भी जानते हो, लिपिड नहीं जानते, आगे पढ़ोगे। ठीक है। आगे यह वर्णात्मक पारगम्य होती है। यह कुछ पदार्थों को ही कोशिका के अंदर व बाहर जाने देती है। वर्णात्मक पारगम्य, पारगम्य क्या क्या मतलब होता है कि उससे आर पार जाना। ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इससे ऐसी झिल्ली होती है कि जिससे कुछ चीजें इसके बाहर जा सकती हैं और बाहर आ सकती हैं। ऐसी कोशिका की इसकी झिल्ली होती है ना, कि उससे कुछ चीजें जैसे अगर ऑक्सीजन है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, तो ये सारी चीजें इसके आर पार, कुछ चीजें हैं जो इसके आर पार जा सकते, किसके? प्लाज्मा झिल्ली के। बात समझ में आई? ठीक है। अगला वाला हम देखते हैं, यह लचीली होती है। लचीली का मतलब फ्लेक्सिबल, क्या हम इसको दाबेंगे तो दबेगी भी, है ना। जो मोटी है ना, जो मोड़ी जा सकती है, फ्लेक्सिबल होगा तो उसे हम तभी तो मोड़ सकते हैं। जो चीज हार्ड होगी उसे हम कैसे मोड़ेंगे? फ्लेक्सिबल। मोटी, मोड़ी, तोड़ी और दोबारा जुड़ सकती है ना। इसकी प्रॉपर्टीज है कि यह लचीली होती है, मोड़ी भी जा सकती है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसे हम मोड़ सकते हैं। जैसे रबड़ है, वो फ्लेक्सिबल है तो हम उसे मोड़ देते हैं, चाहे जैसे मोड़ दो, है ना। ऐसे है, मोड़ी, तोड़ी और दोबारा जोड़ी जा सकती है। ठीक है। हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने अभी प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है। अब प्लाज्मा झिल्ली के काम क्या क्या हो सकते हैं, अब हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमने यही जाना कि प्लाज्मा झिल्ली दो कोशिकाओं को आपस में अलग अलग करती है ना। दो कोशिकाओं को अलग अलग करती है। तो सबसे पहला उसका काम तो वही हुआ। सबसे पहला यहाँ पे हम देखते हैं, यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं के आने जाने देती है। इसका कार्य क्या होता है? सबसे पहले इसका आदान प्रदान का, कि जैसे कोशिका के बाहर जो चीज है, कोशिका के अंदर उसकी कमी है। ठीक है। कोशिका के अंदर जिस चीज की कमी है, बाहर से उसे जाना होगा तो बाहर से भेज देती है। और वह काम किसका होता है? प्लाज्मा झिल्ली का, कोशिका झिल्ली का होता है। फिर दूसरा क्या है? यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है। आप समझ रहे हो ना कि अगर हमारी बाहरी बॉडी है, स्किन है ना, स्किन है, तो इससे तो हमारा पता चलता है कि हमारी बॉडी है। सेम ऐसे ही है, इसकी भी है। तो जैसे ही ये ऐसी होती है ना कि अब इसका एक आकार हो गया, ऐसे ही कुछ होती है ना कोशिका, ऐसी ही कुछ कोशिका होती है हमारे ख्याल से। यहाँ पे कहीं केंद्रक होगा एक, और इधर सब साइटोप्लाज्म वगैरह। ठीक है। तो ये जो है इसको एक निश्चित आकार प्रदान कर देती है। ये कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है कि आखिर ये कैसी है ना। बात समझ में आ रही होगी। हम फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान यह दो प्रकार से होता है, एक विसरण, दूसरा परासरण। ठीक है। विसरण और तथा परासरण, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि विसरण और परासरण क्या होता है। विसरण वो होता है, जैसे मान लिया कि हमने एक रूम लिया। ठीक है। क्या लिया? हमने एक रूम लिया। रूम के एक कोने में हमने सबसे सुगंधित, एकदम जो मन को मोह ले, वो वाली हमने अगरबत्ती जला दी। अगरबत्ती जलाई, मोमबत्ती नहीं, अगरबत्ती जलाई। ठीक है। सबसे सुगंधित हमने एक कोने में
अगरबत्ती जला दी, अब क्या होगा? जहां पर कमरे में महक नहीं रहेगी, वो जहां से उसका सोर्स है वहां से निकल के वो सुगंध पूरे कमरे में फैल जाएगी। इसी को हम बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? इसी को हम विसरण बोलते हैं। यानी कि अधिक मात्रा जहां हो वहां से चीजें चल करके जहां कम मात्रा हो वहां पहुंच जाए। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। और ऐसे ही परासरण क्या होता है? परासरण जब किसी के माध्यम से, इस प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से, है ना, अभी तो इसमें कोई माध्यम तो था नहीं, हमने एक कोने पे जलाया, हमने एक कोने पे जलाया और वो खुद चल के जा रही है। लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जब अधिक, जहां पे अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब चीजें जाती हैं किसी चीज के माध्यम से, प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से, तब उसे हम बोलते हैं परासरण। बात समझ में आई? क्लियर हुई कि नहीं बातें? चलिए अभी हम आगे देखते हैं इसकी परिभाषा भी। सबसे पहले संचार, है ना, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पदार्थों का संचार कैसे होता है, आवागमन कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विसरण। इस विसरण, इस प्रक्रिया के तहत गैसीय पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है ना। बात समझ में आई सारे लोगों को कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन। क्या? गैसीय पदार्थ। गैसीय पदार्थ में क्या होता है? हमें पता है कि हमारी कोशिकाओं को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना। ठीक है, तो जब कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन बाहर से ही तो जाएगी, ऑक्सीजन वायुमंडल से जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन वायुमंडल से जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स के द्वारा निकाली जाएगी। यही प्रक्रिया तो श्वसन कहलाती है, सारे लोगों को पता होगा। तो यह जो होती है, यह है यहाँ पे लिखा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाती हैं। किसकी प्रक्रिया द्वारा? विसरण की प्रक्रिया द्वारा। विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका के आर पार जाती है, कोशिका झिल्ली के आर पार जाती हैं। बात समझ में आई सारे लोगों को? चलिए आगे चलते हैं हम, और आगे हमारा है परासरण। क्या है? परासरण। ठीक है, हम देख लेते हैं परासरण। परासरण इस प्रक्रिया के तहत द्रव्य पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है ना। क्या होती है? गति होती है। निम्न, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है। किस चीज की? द्रव्य पदार्थ की जो गति होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है ना। जल परासरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार जाता है ना। आप अगर कोई वो करना चाहो, है ना, आप इस एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हो, है ना। ठीक है, कहते हैं कि अगर हमने एक पात्र लिया, उसमें हमने पानी लिया, है ना, क्या लिया? हमने पानी भर लिया। ठीक है, हमने उसमें पानी भर लिया और पानी में हमने कुछ मुनक्के डाल दिए, है ना। मुनक्का जो होता है या फिर किशमिश होता है, किशमिश ही तो बोलते हैं हम, जब अगर इसके अंदर मुनक्का या किशमिश डाल देंगे तो वह पानी सोख कर, है ना, पानी सोख लेगा। और अगर उसकी शायद ऐसे पिचकी हुई सी रहेगी तो ऐसे ये फूल कर बड़ा सा हो जाएगा, फूल कर बड़ा सा हो जाएगा मुनक्का। क्यों? क्योंकि इसमें परासरण प्रक्रिया काम करती है। क्योंकि जो मुनक्का होता है उसमें पानी लगभग ना के बराबर होता है। तो यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा, आपके गिलास में पानी की मात्रा ज्यादा और उसमें कम, तो पानी इसमें से जल्दी जल्दी इसमें जाने लगता है, मुनक्के में, और मुनक्का हो जाता है फूल के डब्बा, है ना, फूल के डब्बा हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि अगर हमने अंगूर ले लिया, क्या लिया? हमने अंगूर ले लिया, ठीक है, ग्रेप्स,
वो जो लोमड़ी होती है कूद कूद के तोड़ती है, वो वाला अंगूर। ठीक है, तो हमने अंगूर ले लिया और अंगूर को हमने क्या किया, हमने भरा इसमें चीनी का घोल। ठीक है, क्या हमने भर दिया इसमें, चीनी का घोल। अब इसमें हमने रखा है चीनी का घोल। किसका, चीनी का घोल हमने रख लिया। और हमें डालना है इसमें अंगूर। अब की बार याद रखना, हमें रखना है अंगूर। अब अगर अंगूर हम इसमें चीनी के रस में, चीनी के घोल में डालेंगे तो अंगूर सिकुड़ जाएगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि अंगूर जो होता है, जो आप इस पूरे पानी को मिलाए हुई चीनी रहेगी उससे भी अधिक मीठा रहेगा, है ना। अंगूर मीठा ही होता है। अंगूर जब मीठा होता है तो इसमें जो मिठास की मात्रा होगी वह शायद अधिक होगी, 100% होगी। और इसमें जो मिठास की होगी, हमने कम चीनी, पानी में पानी ज्यादा है, कम चीनी होगी ना, तो इसमें कम होगी, है ना। मान लीजिए अगर हमने 70% पानी ले लिया, ठीक है, हमने 70% पानी ले लिया और चीनी हमने कम ले ली, मान ली 30% ले ली। चीनी की मात्रा तो यहाँ कम है, लेकिन यहाँ पे 100% चीनी है, तो यह अंगूर सिकुड़ जाएगा और यह ऐसे सिकुड़ जाएगा। बात सबको समझ में आई, यह सिकुड़ जाएगा। जो यहाँ का अंगूर होगा, यह जब हम चीनी के घोल में डालेंगे तो वह सिकुड़ जाएगा। फूला हुआ हमने डाला और हमें सिकुड़ा हुआ मिलेगा। बात समझ में आई। और यह एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें कोई खतरा नहीं है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि सारे लोग बादाम, बहुत सारी बिगौके सी चीजें खाते हैं ना। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, विलयन नहीं बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था कि आखिर परासरण विसरण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो परासरण विसरण होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला अति परासारी, फिर दूसरा अल्प परासारी और तीसरा सम परासारी, है ना। 3 प्रकार के क्या होते हैं जो परासरण या विसरण होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। अल्प परासारी विलयन के बीच में, और फिर उसके बाद अति परासारी और सम परासारी। हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अति परासारी विलयन देखेंगे, है ना। अति परासारी में अति याद रखना, है ना। अति का मतलब अधिक, ये पता नहीं विजिबल होगा कि नहीं। अति का मतलब अधिक, है ना। इसमें होगा क्या, जो भी होगा वह कोशिका में मात्रा अधिक होगी। अल्प का मतलब होगा कोशिका में उसकी मात्रा कम है, यानी कि सांद्रता कम है। यहाँ पर अति परासारी में कोशिका के अंदर जो सांद्रता होगी वह अधिक होगी। अल्प परासारी में अल्प होगी। अल्प का मतलब होता है कम, है ना। आप याद रख सकते हो। अल्प परासारी में होगा कोशिका के अंदर जो सांद्रता होगी वह कम होगी। और सम परासारी में सम मतलब बराबर होता है ना। सम का मतलब बराबर, यानी कि एक में कोशिका में जो सांद्रता होगी वह अधिक होगी, दूसरे में सांद्रता कम होगी, और तीसरे में सांद्रता जो बाहर विलयन होगा और जो कोशिका के अंदर है वह दोनों चीजें बराबर होंगी। चलिए हम एक एक करके जानने वाले हैं और हम आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अति परासारी विलयन, ठीक है। चलिए हम अति परासारी विलयन को देखते हैं। अति परासारी विलयन, कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक है। क्या, कोशिका के अंदर की सांद्रता, हमने यही कहा ना कि अति परासारी में जो कोशिका है उसके अंदर जो रस होगा, है ना, जो भी कुछ भी चीज होगी उसकी मात्रता, उसकी सांद्रता अधिक होगी। कोशिका की जो अंदर होगा उसकी सांद्रता अधिक होगी। तो कोशिका के अंदर से जल निकल जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। यह क्रिया अति परासारी विलयन कहलाती है। बात समझ में आई। जैसे अभी हमने बताया ना कि अगर हम अंगूर को रस में डाल दें तो वह सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ के मुनक्का हो जाएगा। तो अंगूर की कोशिका में जल की सांद्रता अधिक होती है, तो परासरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है
अतः जल अंगूर की कोशिका से बाहर निकलता है और अंगूर सिकुड़ कर किशमिश बन जाता है ना। क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारे पास है अल्प परासारी। क्या, अल्प परासारी। अल्प मतलब क्या होगा, सीधा सा मतलब है अल्प का यही मतलब होगा कि जो भी कोशिका है उसकी सांद्रता, उसके अंदर की सांद्रता कम होगी। जैसे किशमिश को अगर हम पानी में डालें तो किशमिश के अंदर पानी की सांद्रता नहीं है, बिल्कुल कम है। इस वजह से उसमें पानी भर जाएगा और किशमिश फूल जाएगा। ठीक है, जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर के विलयन की सांद्रता से कम होती है, किसकी, कोशिका के अंदर की सांद्रता, कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर के विलयन की सांद्रता से कम होती है। यानी कि सीधा सा मतलब है कोशिका की सांद्रता कम है, कोशिका के अंदर की सांद्रता कम है, तो कोशिका के अंदर जल जाता है और कोशिका फूल जाती है। यह प्रक्रिया अल्प परासारी कहलाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया अल्प परासारी कहलाती है। ठीक है, इसका उदाहरण, किशमिश की कोशिका को अगर हम जल में डाल दें तो जल किशमिश फूल जाएगी, है ना, सारे लोगों को पता हो जाएगी। ठीक है, चलिए, किशमिश फूल कर अंगूर बन जाती है? अरे नहीं, किशमिश फूल के अंगूर नहीं बनती भाई, वो तो सूख जाती है ना, तो वो अंगूर नहीं बन सकते कि हरा हरा, आपको टेस्ट नहीं आएगी वैसे। ठीक है, लेकिन भर जाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं और आगे हमारे पास है समपरासारी। समपरासारी का मतलब, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, समपरासारी। समपरासारी का सीधा सा मतलब है कि जो हमने विलयन बाहर भी है, जो हमने लिया है, कोशिका ली है, वह कोशिका में भी उतनी ही मात्रा है जितना हमने विलयन लिया है, जितना हमने दूसरा विलयन लिया है। ठीक है, जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता के बराबर होती है, समान होती है, तो कोशिका का आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब जरूरत ही नहीं है, जब सांद्रता कहीं कम ज्यादा है ही नहीं, तो क्या ही परिवर्तन होगा। तो ऐसा जो होता है उसे हम समपरासारी कहते हैं, है ना। समपरासारी भी आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद हमें अब मिलती है कोशिका भित्ति। ठीक है, अब हमें मिली है कोशिका भित्ति। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली, हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा, है ना, हमने पढ़ा प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, हमने पढ़ा क्या, प्लाज्मा झिल्ली। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति। अब हम पढ़ रहे हैं कोशिका भित्ति, है ना। आप लोगों को बात समझ में आई। यह बनी होती है प्रोटीन की और यह बनी होती है सेल्यूलोज की, है ना। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और यह बनी होती है सेल्यूलोज की। यह जो कोशिका भित्ति है यह सेल्यूलोज बनी होती है, और सेल्यूलोज केवल पाया जाता है पेड़ों में, केवल पेड़ों में, केवल प्लांट सेल में सेलुलोज पाया जाता है। और प्रोटीन और जो लिपिड है यह ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, यानी कि क्या बोले, जंतु कोशिका में, है ना। बात समझ में आई। चलिए हम एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि कोशिका भित्ति आखिर होते क्या है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है ना। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है ना। आपको पता है जो पौधे होते हैं ना, जो लकड़ियां होती हैं, उसमें बेसिक सेल्यूलोज ही होता है। आपने सेल्यूलोज का कभी नाम सुना है? आप जो लकड़ियां देखते हो, आप किसी के यहाँ पेड़ कट जाता है ना, ऐसे पेड़ ऐसे गोल सा होता है तो बीच में ऐसे लाल सी होती है, ये सारी लकड़ी है ना।
जब पेड़ काट देते हैं तो ऐसे चिकना सा मिलता है, आप देखा करो, ये सारी चीजें सेल्यूलोज ही हैं, आप याद रखना, ये सारी चीजें सेल्यूलोज हैं। ठीक है, बात समझ में आई। लकड़ी बेसिक सेल्यूलोज की होती है और सेल्यूलोज हार्ड होता है, हार्ड होता है। इसी वजह से जो संरचनात्मक होती है, पेड़ों की जो संरचना होती है वह थोड़ी दृढ़ होती है ना, थोड़ी मजबूत होती है ना। बात समझ में आई सारे लोगों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो ये कोशिका है, यहाँ पर हम देखें, ये देखिए यहाँ पर है ये वाला जो आपको ये कलर दिख रहा है ना, ये सारे कलर दिख रहे हैं, ये है कोशिका द्रव्य के। क्या है? कोशिका द्रव्य के। यह है केंद्रक, ये जो है ये वाला केंद्रक है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये, आपको देखो एक तो ये है, गौर से देखना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये एक चीज ये है और दूसरी वाली है ये, है ना। अब देखिए ये जो है नीली वाली, नीली वाली जो रेखा हमने ये खींची है जो अंदर की साइड से है, यह होती है प्लाज्मा झिल्ली। क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली होती है। ध्यान से देख लो, हमेशा याद रहेगी, यह कोशिका झिल्ली होती है। और देखिए, और यह जो रेड वाली आपको दिख रही है, रेड वाली, ये जो बाहर की है, ये जो बाहर का है, यही होती है कोशिका भित्ति। ये होती है कोशिका भित्ति। तो हमें अभी तक हमने इतनी ही चीजें पढ़ी है, और हमने एक चीज और ये जाना है कि कोशिका द्रव्य में ही होते हैं कोशिकांग, है ना, कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग होते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, हरित लवक, गाल्जी बॉडी, है ना। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम, हरित लवक, न्यूक्लियस, ऐसी सारी चीजें ये होती हैं कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई, है ना। तो ठीक है, आपको कोशिका भित्ति समझ में आई, है ना। कोशिका भित्ति बाहर के साइड से, प्लांट सेल में जो बाहर के साइड वाली भित्ति होती है, प्लांट सेल हमेशा देखना तो ऐसी ही बनाई जाती है ना। तो एक अंदर से ऐसी आती है, ये जो बाहर वाली है जो इधर मुड़ जाती है, यह कोशिका भित्ति होती है, और यह जो अंदर अंदर होती है यह कोशिका झिल्ली होती है। बात समझ में आई सबको? बस इतना सा ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं केंद्रक। सबसे पहले, है ना, हमने अभी सबसे स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका झिल्ली के बाद हमने कोशिका भित्ति भी जान ली है। अब हम जानते हैं केंद्रक। ठीक है, केंद्रक का पहला पॉइंट देखते हैं। यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है, सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है ना। जितने भी क्रियाएं कोशिका में होती हैं, सबका मालिक, सबका कर्ता धर्ता केंद्रक भैया है, याद रखना। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक, और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक होता है। अस्पष्ट का मतलब इसमें अस्पष्ट नहीं होता है ना। प्रो जो होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें केंद्रक नहीं होता, केवल उसमें डीएनए होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, लेकिन उसमें
ये केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन जो यूकैरियोटिक होती है कोशिका, इसमें एक केंद्रक में डीएनए और आरएनए, है ना, ये सारी चीजें न्यूक्लियोप्लास्ट में पाई जाती हैं, यानी कि केंद्रक द्रव्य में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक में डीएनए आरएनए केंद्रक में होता है। अतः इससे याद रखना कि यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अस्पष्ट नहीं होता है। बस आप लोगों को समझ में आई इतनी बात? ठीक है, हम तीसरी पॉइंट पे चलते हैं। इसके चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली और अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक झिल्ली, इसमें भी केंद्रक झिल्ली होती है ना। न्यूक्लियो मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लास्ट इसमें भी होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। केंद्रक द्रव्य में केंद्रक काय और क्रोमोटिन धागे जैसी संरचना होती है ना। क्रोमोटिन धागे जैसी संरचना होती है। केंद्रक काय, है ना। केंद्रक द्रव्य में केंद्रक काय अभी हम दिखाते हैं अभी। और क्रोमैटिन धागे जैसी संरचना होती है। क्रोमैटिन क्रोमोसोम डीएनए से बने होते हैं, है ना। ये जो धागे जैसी संरचना होती है वह डीएनए होता है, याद रखना। ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम से बने होते हैं डीएनए। यही अनुवंशिक गुण, इनमें ही अनुवंशिक गुण। अनुवंशिकी में हमने डीएनए आरएनए की बात सुनी होगी ना, कि डीएनए इतने जोड़ी होते हैं उतने जोड़ी होते हैं, बहुत सारी बातें सुनी होंगी। तो आप याद रखना कि जो डीएनए होते हैं किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम के बने होते हैं। डीएनए क्रोमोसोम के बने होते हैं। डीएनए क्रोमोसोम के बने होते हैं। लेट्स गो, हमने पढ़ लिया केंद्रक, ठीक है। हम फिर उसके बाद देखते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है ना। अब हमें क्या पढ़ना है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिकाएं होती हैं बेसिक दो प्रकार की, पहली प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। अभी हमने देखा यहीं पे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। क्या, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो यही दोनों है, यही दोनों है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे। हाँ, कोशिका द्रव्य, हमने कोशिका द्रव्य छोड़ दिया क्या? हाँ, कोशिका द्रव्य हमसे छूटा, लेकिन चलिए पहले हम, अभी तो हमें इसके बाद वो पढ़ना है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। इसके पहले हमारा बच जाता है कि केंद्रक कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य, है ना। कोशिका द्रव्य हम देख लेते हैं। कोशिका में केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य, कोशिका में केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य स्थित लुझीनुमा तरल, है ना, लुझीनुमा तरल भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है। अथवा कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है ना। कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहलाता है। हमने यह चीज जीव द्रव्य क्या होता है पहले ही पढ़ा है, अभी इसी वीडियो में, अभी पहले ही मैंने बताया, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको नहीं याद है तो फिर से रट लो, फिर से याद कर लो। रटना नहीं है, याद करना है दोस्तों, याद रखना। कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। हमने बताया ना कि गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, हरित लवक, है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसी को तो हम कोशिकांग बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ देखिए केंद्रक द्रव्य है और कोशिका द्रव्य है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य जब एक साथ मिलते हैं तो वह हो जाता है जीव द्रव्य। फिर यहाँ पर हम देखिए कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला, कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला द्रव्य ही कोशिका द्रव्य कहलाता है। बस इतना सा याद रख लो, है ना। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें और हम यहाँ पर देखें, हम क्या
हम केंद्रक द्रव्य सॉरी कोशिका द्रव्य पढ़ रहे हैं, है ना। क्या कोशिका द्रव्य पढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि ये जो कोशिका झिल्ली है, क्या है, कोशिका झिल्ली है, ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो होता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में ये वाला एरिया पूरा आ रहा है ना, यही होता है कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। अब आपको बात समझ में आई? समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? कमेंट करो। ये है कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो भी होता है वह होता है कोशिका द्रव्य। फोड़ो, है ना, याद रखना। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। प्रोकैरियोटिक, इसका नाम प्रो है ना, प्रो है, लेकिन प्रो ही नहीं है, इसमें केंद्रक ही नहीं पाया जाता। प्रो केवल नाम है इसका, ये सबसे छोटी होती है ना। और जो यूकैरियोटिक होती है वो आदमियों में पाई जाती है, हाथी में पाई जाती है। लेकिन जो प्रो होती है ना वो वायरस में होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। सच में ये प्रो होते हैं, जिसको एक बार पकड़ लेना समझो साफ है, कोरोना वायरस जैसे, है ना, खतरनाक बहुत होते हैं। ये प्रो सच में है, ये प्रो है ना स्टार्टिंग में, ये सच में प्रो ही होते हैं, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, मजाक की बातें साइड में। ठीक है, ये कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं। क्या होती हैं? आकार में छोटी होती हैं, लेकिन प्रो होती हैं, याद रखना। ठीक है, कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली में नहीं ढका होता, अर्थात केंद्रक अनुपस्थित होता है ना। यहाँ पर देखिए एक एक कोशिका है, ठीक है, यह कोशिका है। और कोशिका के अंदर ये देखिए, ये जो है ये डीएनए है। ये जो आपको नीला नीला दिख रहा होगा, जिससे मैंने रेड कर दिया, ये पार्ट आपको, ये है न्यूक्लियर, है ना, न्यूक्लियस होता है, यही होता है न्यूक्लियोटाइड। यही इसका जो होता है, यही होता है इसका डीएनए। क्या होता है? डीएनए होता है, जो कि किसी केंद्रक में बंध के नहीं रहता, वो ऐसे ही रहता है। सारी चीजें होती हैं, साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका झिल्ली होती है ना, सारी चीजें होती हैं, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सारी चीजें पाई जाएंगी। लेकिन क्या होगा, इसमें डीएनए ही नहीं होता, है ना। और इसी वजह से यह खतरनाक होते हैं। इसी वजह से नहीं, उसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में ही तो हम पढ़ रहे थे अब तक। हमने जितने भी प्लांट सेल पढ़े, एनिमल सेल पढ़े, दोनों सेल्स पढ़े, वही यूकैरियोटिक कोशिका है, जिसमें सेल वॉल, है ना, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, और फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिकांग, डीएनए, आरएनए सब पाए जाते हैं। यही तो है। चलिए आइए देखते हैं। ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती कि आप हाथ में ले लो, है ना। वो बहुत छोटी होती हैं। जैसे स्किन है तो स्किन उसकी छोटी सी एक कोशिका लेंगे तो लगभग ना के बराबर दिखेगी। हम ऐसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, है ना। ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका से बड़ी होती हैं, है ना। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है। न्यूक्लियर झिल्ली का क्या मतलब है? अभी हमने पढ़ा ना कि केंद्रक होता है, तो केंद्रक जो होता है वह केंद्रक झिल्ली से ढका होता है
है ना, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन से ढका होता है ना, केंद्रक झिल्ली से ढका होता है, और इसमें केंद्रक भी उपस्थित होता है। जैसे अमीबा, अमीबा का आकार ऐसे ही होता है ना, लेकिन इसमें एक जगह इसका अपना पाया जाता है। पादप कोशिका, पादप कोशिका अभी हमने कितनी बार बनाई, है ना। ऐसे ही कुछ उसकी समथिंग स्ट्रक्चर होती है। फिर उसके बाद इधर होगा ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पर एक इसका अपना ये होता है ना, इसका डीएनए होता है, डीएनए नहीं केंद्रक होता है, ये केंद्रक होता है। और इधर ऐसे कुछ सारी चीजें ऐसे बिखरी उखरी सी रह रहती है ना, ये सारी चीजें इधर इधर होती हैं छोटी छोटी। यही तो होता है यहाँ पर, यही तो बोल रहे हैं कि पादप कोशिका ऐसी होती है और जंतु कोशिका ऐसी सीधी सी गोल सी होती है। और बस इतना सा ही होता है। इसमें भी केंद्रक होता है ना, इसमें भी केंद्रक होता है। और क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली होती है, सारी चीजें होती हैं, ऐसे सारी है ना। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज केंद्रक पढ़ा, कोशिका द्रव्य पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, है ना। ये बात आपको समझ में आई ना कि ये जो प्रोकैरियोटिक होती हैं वह बेसिक जो होती हैं वह पादप कोशिका और जंतु कोशिका होती हैं। याद रखना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका यूकैरियोटिक है, और वायरस जो है वो प्रोकैरियोटिक है। वो प्रो है, किसी को भी मार दे सकता है ना। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप देखते रहिए डे बाय डे क्लास।